हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? सभी को प्यार भरा राधे कृष्णा एवं जय श्री महाकाल और हैप्पी मंडे। चलिए, तो इस खूबसूरत सी सुबह में एक खूबसूरत सा लेक्चर हम अटेंड करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्वथनांक में ओनियन। जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने 4 टाइप की यानी कि 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अणुसंख्यक गुणधर्म। पहला था हमारा वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा था हमारा क्वथनांक में ओनियन और तीसरा था हिमांक में अवनमन और चौथा था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। पहला हमने डिस्कस किया है विथ हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है। पहला हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने डिस्कस कर लिया है पिछले 2 लेक्चर में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वथनांक में ओनियन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए। तो समझते हैं इसको। पिछला जो हमने रिलेटिव लोअर प्रेशरिंग निकाला था उसमें हमने ये इक्वेशन डिटरमाइन की थी, आपको याद हो तो। सर इतना तो याद रहता है, अच्छी बात है याद हो तो। जीटा बी, है ना, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू जीटा बी, ठीक। ये मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्यूट का। ये इक्वेशन हमने डिटरमाइन किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में, चर्चा करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन की, है ना, जिसमें नॉन वोलाटाइल क्या हो? सॉल्यूट हो जो डिसोल्व हो किसी सॉल्वेंट के अंदर और एक सॉल्यूशन बनता हो जिसमें ए और बी दोनों के मोल प्रेजेंट हो। हमने ये पढ़ा था रिलेटिव लोअर प्रेशरिंग में, फर्स्ट वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेचर कौन सा है? वो यूरिया है, वो ग्लूकोज है, वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उससे कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। केवल इफेक्ट तब पड़ता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि उसके मोल कितने हैं, है ना, चाहे वो यूरिया के मोल हो, चाहे ग्लूकोज के मोल हो, चाहे सुक्रोज के मोल हो। मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर ये डिपेंड करती है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब किसी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, है ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है ना। वाष्प दाब कम बनेगी क्योंकि ये जो बी है ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है। वो ये इस ए को क्या हो जाएगा? होने देगा, इसको बॉइल नहीं होने देगा, है ना, वेपर नहीं बनने देगा, इसकी वेपर को कम करेगा। तो वेपर जो बनेगी वो थोड़ी कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, वेपर की जो प्रेशर है वो भी कम बनेगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मुझे वेपर प्रेशर वही चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति में समझिए बात को, ए का वेपर प्रेशर जब ये प्योर था, है ना, पी नोट ए का वेपर प्रेशर 60 mmHg था फॉर एग्जाम्पल, है ना, 60 mmHg था एट 26 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना, मान लेते हैं ऐसा। लेकिन इसके अंदर हमने क्या मिला दिया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो ये बन गया Pa। अब ये प्योर नहीं रहा, है ना, Pa प्योर नहीं है। अब इसका जो वेपर प्रेशर है मुझे 60 चाहिए। अभी अगर इसको इस टेम्परेचर में लेंगे, है ना, इस टेम्परेचर में, अभी भी इसको क्या करेंगे अपन? 26 डिग्री टेम्परेचर को अगर इसको हीट करेंगे तो इसकी वेपर प्रेशर ये ना बन के शायद ये बन सकती है, शायद ये बन सकती है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉलिड है, उसकी वेपर प्रेशर को कम कर देगा, कम कर देगा।
लेकिन यदि हमें चाहिए कि हम 60 mmHg वेपर प्रेशर ही बनाना चाहते हैं सॉल्यूशन का भी, ये किसका है, विलायक का वाष्प दाब है, विलायक शुद्ध विलायक का है ना, शुद्ध विलायक का, और ये किसका है, विलियन का, विलियन का। तो विलियन का 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 50 mmHg बन रहा है और विलायक का 60 डिग्री mmHg बन रहा है 26 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो विलियन का भी जो वेपर प्रेशर है, जो प्रेशर है, वो भी 60 बने। कितना बने, 60 बने। तो इसको 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे 30 डिग्री टेम्परेचर करना पड़े, तब जाके ये 60 mmHg हो, है ना। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तभी तो ये बॉईल होगा, ज़्यादा बॉईल होगा, लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा। अब हम छोटे से पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो, लिक्विड हो, ठीक है, या आपका सॉलिड हो, ठोस हो, द्रव हो, एक ऐसा टेम्परेचर जब वो उबलना शुरू हो जाता है ना। जैसे कि जल 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलना शुरू हो जाता है, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है ना। आप लोहे को गर्म करोगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ठीक है। तो किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड होगा, वो जब उबलना शुरू हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे वो उबलना शुरू हो जाता है उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे उबलना शुरू होता है उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। तो यहां पर जो शुद्ध विलायक था, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया गया है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब पहले ये था 60 करने के लिए पहले इतना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब 60 करने के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता। तो क्या हो रहा है यहां पर, इस बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो बढ़ा नहीं पड़ रही, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो ये जो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से हो रही है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील पदार्थ इसमें मिलाने पर इसकी क्या, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है ना। यही कहानी है, यही कहानी इस चैप्टर की। तो कहानी खत्म सर, नहीं अभी कहीं नहीं, ऐसा अपन बुक में नहीं लिख सकते, इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उ न फिर न, आधा ना, है ना, उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे एक ग्राफ द्वारा समझाइए, इसे एक ग्राफ द्वारा समझाइए, या इसके लिए ग्राफ खींचिए। दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या इसके लिए ग्राफ खींचिए, रिपीट कर रहा हूं, क्वथनांक में उन्नयन, ब्रैकेट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज, किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, इसे एक ग्राफ द्वारा समझाइए या इसके लिए एक ग्राफ खींचिए, है ना। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, अथवा में क्वेश्चन लिखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए, है ना। वहां पर एक छोटी सी लाइन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ब्रैकेट में के भी कर लेना, है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक ब्रैकेट में के और उसके चरणों में भी, है ना, को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का
ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं, है ना, फिर एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाएंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए यही समझ लेते हैं। अब कोई भी चीज उबलना कब शुरू होती है वो समझिए। कोई भी चीज उबलना कब शुरू होती है? हम सब पर वायुमंडल का एक दबाव होता है ना, वायुमंडल का एक दबाव होता है सभी पर है, सभी लिक्विड पर है, सभी ठोस पर है, सभी पर। जब यहां का प्रेशर, कहां का, इसका प्रेशर और वायुमंडल का प्रेशर है ना, इसको यदि ओपन कर दिया जाए, है ना, ओपन कंटेनर कर देते हैं इसको, तो वायुमंडल का भी अपना एक दाब है, वायुमंडल का भी अपना एक दाब है, अपना एक प्रेशर है। अब यहां पर हम टेम्परेचर देंगे इसको, है ना, टेम्परेचर देंगे तो ये बॉईल होना शुरू होगा। पहले ये हीट होना शुरू होगा, गर्म होगा, एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये बॉईल होना शुरू कर देगा। यहां से क्या होगी, बॉइलिंग इसकी शुरू हो जाती है। तो बॉइलिंग कब शुरू होती है पता है? जब वायुमंडल का दाब, वायुमंडल का दाब और इस लिक्विड की वाष्प का दाब, है ना, समझना, वायुमंडल का जो प्रेशर है ना, वायुमंडल का जो दबाव पड़ रहा है वो, और इस वेपर से, इस वाष्प से जो प्रेशर बन रहा है वो एक हो जाए, मतलब सेम हो जाए, है ना, सेम हो जाए, है ना, सेम हो जाए, तब चीजें बॉईल होना शुरू होती है। कोई भी लिक्विड तभी बॉईल होना शुरू होता है। आ रही बात समझ में? इसका जो वाष्प दाब है वो और ऊपर से वायुमंडल का जो दाब पड़ रहा है वो दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं, तो कोई भी लिक्विड क्या होता है, उबलना शुरू होता है ना, वहां से उसको उबलना शुरू हो जाता है। ये दोनों प्रेशर बराबर, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये जो ऊपर का वायुमंडल है इसको ऊपर जाने नहीं देगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसको ऊपर जाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब या तो इसके इक्वल हो जाए, है ना, या तो इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, इक्वल टू किसका, वेपर प्रेशर हो जाए, इक्वल टू वेपर प्रेशर, है ना। अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अच्छी सी। एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों या तो इक्वल हो जाए या फिर वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा हो जाए, लेकिन इसको, इस वेपर प्रेशर को इसके बराबर होना है या फिर इससे आगे बढ़ना है ना। इसका जो प्रेशर है वो या तो इसके बराबर हो जाए या फिर इससे भी ज्यादा हो जाए, तब ये बॉइलिंग शुरू होगा, तब वाष्प बनना शुरू होकर ऊपर उड़ने लग जाएगी। क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए नोट करिए, आंसर नोट करिए, इसको क्लीन कर दें। चलिए हेडिंग डालिए, क्वथनांक में उनियन, ब्रैकेट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उनियन, ब्रैकेट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए फिर आप चेंज करके लिखिए नीचे, किसी द्रव का तापक्रम बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, तथा एक तापक्रम पर यह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, कोमा, जिससे द्रव उबलने लगता है ना, द्रव उबलने लगता है। तो कोई भी आपसे कभी पूछे कि लिक्विड कब बॉईल करना शुरू होता है, तो जो वायुमंडल का जो प्रेशर है और लिक्विड से बनने वाली जो वेपर है उसका जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाए तो कोई सा भी लिक्विड क्या हो जाता है, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है ना, कोमा, जिससे द्रव उबलने लगता है। ठीक है, फिर आप चेंज करके लिखिए इन्वर्टेड कोमे में, लिखिए वह तापक्रम कोमा जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है,
बराबर होता है, कोमा, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसे टीबी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे टीबी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा क्लॉज पर आप चेंज करके लिखिए एग्जाम्पल, पर आप चेंज करके लिखिए एग्जाम्पल। जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, सेल्सियस ब्रैकेट में 373.515 केल्विन है ना, केल्विन में भी टेम्परेचर लिख लीजिए, 373.15 केल्विन। जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में 3731 पॉइंट केल्विन ब्रैकेट क्लोज, ताप पर 1.013 बार, 1.013 बार क्या होती है ना, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है ना, बार है। इसी कारण जल 373.15 केल्विन ताप पर उबलता है, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, लिख लिया। अब इसका एक ग्राफ समझते हैं। अभी ग्राफ बनाना नहीं आपको, मैं बता दूंगा कब आपको उसको ड्रा करना है। ठीक है, एक ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं। टेम्परेचर एंड इधर लिख लो वेपर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। अब देखना यहां पर किसी टेम्परेचर पर ये जो ग्राफ बन रहा है अभी, ये है प्योर सॉल्वेंट का, मतलब शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का। हिंदी में लिखूं, शुद्ध विलायक। क्लियर? ठीक है, इसको ए और बी दो नाम देते हैं, इसको एक्स, चलिए इसको मत दीजिए। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है ना, टेम्परेचर की वैल्यू इधर है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 10 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या बढ़ेगी, वेपर प्रेशर, इधर जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ती जा रही है। ये तो था प्योर सॉल्वेंट का, प्योर शुद्ध विलायक का ग्राफ। ठीक है, अब यदि हम इसमें इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ऐसा विलयन जिसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिला हुआ है। ठीक है, यदि उसका अपन ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। मतलब उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, कम बनेगी, वेपर प्रेशर क्या होगी, कम बनेगी। देखिए इसकी वेपर प्रेशर इतनी बन रही थी, मतलब ये यहां पर है, इसकी कोई भी वैल्यू अपन दे सकते हैं यहां पर, लेकिन इसमें क्या है, ये विलायक है, सॉरी विलियन है, ये विलियन है, इसको सी और
डी नाम दे दीजिए। क्लियर? क्लियर? इससे इसकी वेपर प्रेशर कम बन रही है, ये इसके नीचे है मतलब इसकी वेपर प्रेशर बन रही है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसके टेम्परेचर में क्या हुआ, यदि मान लो इसको मैं एक पॉइंट दे दूं यहां पर, इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए, इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए, है ना, एक्स, और इसका भी प्रेशर यहां पे बन रहा है ना। ये जो प्रेशर की मान लो कोई भी एक हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 10-20 करके mmHg करके, है ना, इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे बन रहा है, यहाँ पर कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है। क्लियर है ना? उतना ही वेपर प्रेशर इसका भी बन रहा है, लेकिन इस टेम्परेचर नहीं, इससे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। इधर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रही थी वो इसी टेम्परेचर पर बन रही थी, किसकी? शुद्ध विलायक की। लेकिन विलयन की जो वेपर प्रेशर बन रही है वो यहाँ बन रही है ना, इतनी ही वेपर प्रेशर बन रही है लेकिन यहाँ पे बन रही है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी नोट बी। टी नोट बी क्यों? ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और इसका टेम्परेचर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। क्लियर? इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंट होगा, है ना भाई, इसका जो वाष्प दाब बन रहा है, वेपर प्रेशर बन रही है, और इसकी वेपर प्रेशर बन रही है ना, इसके बीच में एक टेम्परेचर का डिफरेंट होगा, है ना, टेम्परेचर का डिफरेंट होगा, तो इस डिफरेंट को हम बोलते हैं डेल्टा टी बी, है ना, डेल्टा टी बी बोलते हैं। क्लियर? ये ग्राफ आपको ड्रा करना है, अभी नहीं करना है, जब मैं बोल दूंगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल आ गया समझ में, ग्राफ पूरा क्लियर है ना। ये शुद्ध विलायक के लिए है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। एक वेपर प्रेशर को हम पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर, तो ये शुद्ध विलायक का बन रहा है, लेकिन विलयन का अगर इसको देखें तो इस टेम्परेचर पे वो यहीं पर है। देखो इस टेम्परेचर पे ये यहीं पर है, मतलब इसकी वेपर प्रेशर यहाँ पर है। अगर मुझे इतनी वेपर प्रेशर चाहिए तो मुझे इतना टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर आप चेंज करके लिखिए, एग्जाम्पल नोट करने के बाद में फिर आप चेंज करके लिखिए गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे हम, गणितीय रूप, डैश करके लिखिए। माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नोट बी है, टी नोट बी है, तथा विलयन का क्वथनांक, तथा विलयन का क्वथनांक टीबी है, तब क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, है ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंट, ये टेम्परेचर ज्यादा है ना, इस टेम्परेचर में से ये माइनस होगा, तो ये आपको टी बी माइनस टी नोट बी, ये हमारी एक समीकरण है। क्लियर है ना? इन दोनों के बीच का डिफरेंट, कि डिफरेंट कितना है ना, टेम्परेचर का डिफरेंट कितना है। क्लियर है ना? तो ये शुद्ध विलायक का है टी नोट बी, और ये विलयन का है ना टी बी, और ये डेल्टा टी, इन दोनों के बीच का डिफरेंट है। क्लियर? ये नोट कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दे दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लियर? अब उसके बाद में हमने कोई साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग प्रयोग किए, और इन प्रयोग के आधार पर हमने एक और फॉर्मूला बनाया, है ना। तो आप चेंज करके ये नोट करने के बाद में लिखिए,
प्रयोगों के आधार पर यह पाया जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? करते हैं नहीं करते हैं? ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से पता करा। ठीक है, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक लगेगा, तो टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, एम क्या है? स्मॉल एम मोलालिटी है ना? ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां पर नीचे लिख दीजिए जहां m इज इक्वल टू मोललता Kb इज इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें एक शब्द और जोड़ना है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। इसको कई बार एक नाम और दिया जाता है, ये भी नोट कर लीजिए, मोलल क्वथनांक मापी स्थिरांक। क्लियर है ना? या तो इसको ये भी बोला जाता है, कई बुक्स में ये भी लिखा होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू मोलल। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो हमें इसकी वैल्यू जो होती है ना, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करें, इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी होती है। ठीक है, ये हम डिटरमाइन कर लेंगे और मोललता हमें निकालनी आती है ना? आपको सिखा रखा है। ठीक है, जिन्हें नहीं सीख रखी है वो पिछले लेक्चर देख ले, शायद फर्स्ट या सेकेंड थर्ड लेक्चर में इसकी मोललिटी के बारे में बता रखा है मैंने। क्लियर? चलिए, इसके बाद अब ग्राफ बनाइए। ये इक्वेशन नोट करने के बाद में आप ग्राफ ड्रा कीजिए। ठीक है, कर लिया? वीडियो को पॉज करके। अब कई एग्जाम में इस केबी को डिफाइन किया जाता है ना? इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि केबी को डिफाइन कीजिए, कि केबी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, है ना? तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना? छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। क्लियर? चलिए, इसका अलग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम इसी में नोट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। अगर वो पूछ रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ग्राफ बनाइए, तो आप उसकी डेफिनेशन यहाँ तक नोट करना बस और ग्राफ बना लेना। लेकिन अगर उसने अलग से क्वेश्चन पूछ लिया कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई लिखिए, तब आपको केवल यहाँ से नोट करना है ना? हेडिंग डालिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। इसको डिफाइन करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं, है ना? माना कि हम जो m है ना, मोललता उसको m इज इक्वल टू क्या मान लिया? 1 मान लिया। पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन बाद में नोट करना। m इज इक्वल टू क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब क्या बचा आपका? यहाँ पर 1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी वो क्या आएंगी? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, है ना?
क्लियर। अब इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखिए ये क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, तो क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, इसी को आपको लिखना है, ठीक है, परिभाषा करके, इसको बाद में लिखना है ना, पहले इसको समझ लिया हमने, अब इसकी परिभाषा लिखिए। किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, किसी विलायक का है, और ये विलायक के लिए होता है, किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कोमा विलायक के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है, उस वृद्धि के बराबर होता है जो होता है कोमा जो एक मोल अवाष्पशील पदार्थ, जो एक मोल अवाष्पशील पदार्थ ब्रैकेट में 1 किलोग्राम, ब्रैकेट मत लिखिए, सॉरी, अवाष्पशील पदार्थ 1 किलोग्राम ब्रैकेट में 1000 ग्राम है ना, 1 kg ब्रैकेट में 1000 ग्राम ब्रैकेट क्लोज विलायक में घोलने पर प्राप्त होती हैं, विलायक में घोलने पर प्राप्त होती हैं। देखिए 1 ग्राम है ना, 1 मोल, हमने मोलेलिटी डिटरमाइन किया था, मोलेलिटी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं, है ना। तो मोललता की वैल्यू जो हमारी आई वो 1 आई, क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि 1000 ग्राम क्या लिया हमने, विलायक लिया, और उसमें 1 मोल क्या डाला, 1 मोल क्या डाला, विलेय डाला, तो मोलेलिटी कितनी हुई, 1 हुई है ना, मोलेलिटी 1 हुई। अब 1 को यहाँ पर रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मतलब ये जो मोलल क्वथनांक उन्नयन है वो विलायक की जो वाष्प दाब में वृद्धि हुई उसके बराबर होता है, उसके इक्वल होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। फिर आप चेंज करके लिखिए, यदि m इज इक्वल टू 1 हो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, है ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, क्लियर, ठीक है। इसकी यूनिट लिख लीजिए, यूनिट इकाई है ना, इसकी यूनिट केल्विन, ये जो है वो केल्विन है, किलोग्राम पर मोल है ना, यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट है। बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है ये, हालांकि अभी तक एमपी बोर्ड ने इसको नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। केबी को डिफाइन कीजिए, केबी को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, या फिर मोलल क्वथनांक मापी स्थिरांक है ना क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए, है ना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, यहां तक नोट किया। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और हमें करना है ना। क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, पहला जो क्वेश्चन था क्वथनांक में उन्नयन को किसे कहते हैं, इसके लिए ग्राफ लिखिए, ग्राफ खींचिए, सॉरी, तो ये हमने उसको डिफाइन कर दिया, उसके लिए ग्राफ बना दिया, है ना, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मोलल क्वथनांक स्थिरांक यानी केबी को परिभाषित कीजिए, तो उसकी डेफिनेशन लिख दी है और उसका गणितीय रूप लिख दिया और इकाई भी लिख दी। तीसरा क्वेश्चन आपको लिखाया गया है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला बनाना है, उसका एक फॉर्मूला बनाना। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो केवल आपको ये उत्तर लिखना है और उसके बाद में उसको एमबी है ना, जो मोलिकुलर मास है विलेय का, उसको डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला है, उसको नोट करना है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए, बहुत ही सिंपल है, चलिए क्लीन कर दें इसको। हेडिंग डालिए अगली, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना।
विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने के बाद में हमें क्या करना है, एम बी डिटरमाइन करना है। एम बी डिटरमाइन करना है। तो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि क्वथनांक में उनियन डेल्टा, या यहीं पे लिखा हुआ उनियन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। ठीक है, जहां एम क्या होता है, जहां एम क्या होता है, मोललता है ना, मोलालिटी है। अब मोलालिटी एम की वैल्यू क्या होती है ना, हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या डिटरमाइन किया था, याद करिए इसको। m की वैल्यू क्या थी, हमने एक फॉर्मूला बनाया था क्या, WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू WA। ये मोलालिटी में पढ़ रखा है ना, थोड़ा पीछे का भी याद रखा करो, ये मोलालिटी में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब m की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए m का मान रखने पर m की वैल्यू वहां पर पुट करेंगे तो समीकरण क्या बनेगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, इसकी वैल्यू रख देंगे m की वैल्यू क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, इसको ऊपर ले लीजिए। अब हमें किसकी वैल्यू है ना, क्या निकालना है, हमें विलेय का आणविक द्रव्यमान को कैसे शो करते हैं, MB से। MB हमें डिटरमाइन करना है, तो MB को हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो अगली इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे। ठीक है, अगली इक्वेशन हो जाएगी MB इज इक्वल टू है ना, KB, इसको ऊपर ले लेते हैं, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, ये डेल्टा TB यहाँ पर चल जाएगा, तो डेल्टा TB इंटू WA, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको समीकरण नंबर 1 डाल। अब हमें कई बार क्या निकालना होगा, MB निकालना होगा, है ना, MB निकालना होता है, सारी वैल्यू हमें चाहिए तब जाके हमारा विलेय का आणविक द्रव्यमान डिटरमाइन होगा। या फिर कई बार हमें क्वथनांक में उनियन निकालना होगा, तो डेल्टा TB को यहाँ रखेंगे, इसको वहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, और दो जो वो फॉर्मूले बताए थे, एक तो ये वाला है ना, और एक और हमने इसके पहले पढ़ा था, कौन सा, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये और ये 3 फॉर्मूले हम यूज करेंगे इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने में, इसका न्यूमेरिकल सोल्व करने में। क्लियर है ना। अगर हमें डेल्टा TB निकालना है तो ये फॉर्मूला है ना, उसने पूछा है कि क्वथनांक में उनियन ज्ञात कीजिए, तो हमें केवल ये फॉर्मूला लगाना है। ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी होगी, हमें केवल मोलालिटी निकालने के बाद में इसकी जो वैल्यू के साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यदि हमें ये निकालना है ना, MB मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंट ज्ञात करना है तो ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्लियर है ना, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये, ठीक है, क्लियर। इसके नीचे एक लाइन लिखिए, समीकरण 1 की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है।
समीकरण 1 की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। क्लियर? अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, इन फॉर्मूले का यूज भी हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम नोट करते हैं। तो बच्चों हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम 170 ग्राम जल में घोला गया है। यह घोल 100.63 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, बॉयल होता है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। केबी की वैल्यू हमें दे रखी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं? 3 फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, है ना। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं, सोल्व करते हैं। दिया है, क्या क्या दे रखा है समझिए। 12 ग्राम यूरिया है, तो ये तो क्या है हमारा विलय है ना। ये हमारा क्या है? विलय है। ठीक है, ये हमारा क्या है? विलायक है। ठीक है, 170 ग्राम जल में घोला गया है ना। घोलकर इसको सॉल्यूशन बनाया गया है। यह घोल 100 डिग्री 100 पॉइंट है ना 100.63 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहां पर बेटा विलियन का जो उसका टेम्परेचर है, विलियन का जो टेम्परेचर है ना, विलियन का जो टेम्परेचर है जहां पर वो बॉईल हो रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है ना। तो विलियन के लिए हम क्या यूज करते हैं? विलियन के लिए क्या यूज करते हैं? टीबी। प्योर का तो नहीं है, विलियन का है। प्योर का होता T0 B यूज करते, तो TB इज इक्वल टू है ना, कितना दे रखा है? 100.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 होता है ना। ये तो हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्लियर? और क्या क्या वैल्यू चाहिए हमें चाहिए डेल्टा टीबी चाहिए, है ना। डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं? टीबी माइनस T0 B है ना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? है ना 100.63 माइनस 100, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। और क्या क्या चाहिए हमें चाहिएगा यूरिया का द्रव्यमान और यूरिया का आणविक द्रव्यमान, है ना, मतलब WB, और एक और चाहिएगा हमें MB, और एक फॉर्मूले में WA भी दे रखा है ना। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? MB हमें डिटरमाइन करना है, यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला कैसा है? KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। ये हमारा फॉर्मूला है ना, इसको हम यूज करेंगे। तो WB यानी विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 12.5 ग्राम। ठीक है, MB यूरिया का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है ना। यूरिया का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है। एक और क्या हमें वैल्यू चाहिए? ये हमारे पास है ना। KB इज इक्वल टू कितना दे रखा है? KB इज इक्वल टू 0.52। ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर? आराम से करते हैं इस सवाल को, है ना। इसकी वैल्यू है WA क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन है? अभी यहाँ पर जल है। जल कितना है? 170 ग्राम। ठीक है, सभी वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्लियर हुआ। देखिए यहां पर जो 100.63 डिग्री सेंटीग्रेड जो दे रखा है वो विलियन का टेम्परेचर दे रखा है। विलियन को जो बॉईल किया तो इतने टेम्परेचर पे वो बॉईल हुआ। और जो जल का, शुद्ध जल का T0 B, T0 कहाँ लगता है? मतलब प्योर का, है ना। तो प्योर जल का जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उसका कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो डेल्टा T को कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला हमने बता रखा है, ये उसका
निकालने का फॉर्मूला है। डेल्टा टी हमने डिटरमाइन कर लिया, हमें ज्ञात करना है क्या एम बी, तो एम बी के लिए हमें है ना ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसके लिए हमने ये डिटरमाइन कर लिया ताकि डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो एम बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू है 12.5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू है 0.63 इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 170। क्लियर, चलो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, तो डब्ल्यू बी और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं। ठीक है, क्लियर, अब इसको वापस नोट करते हैं, तो 52 इंटू 12.5 इंटू 100 इंटू 70, ये हमारी इक्वेशन बनी। नोट करिए, ये हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे है ना 63 इंटू 170, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे ज़ीरो आ जाएगी, तो एम बी इज इक्वल टू 52 इंटू 125 इंटू 100/630/17 है ना 17। अब इसको काट देते हैं, काटे, ठीक है, चलो इसको अब कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर यहाँ पर और कहीं 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 12 और बच रहा है 2 25, 5 6 जा 30 और एक बचेगा 5 3 जा 15। ठीक है, तो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं एम बी बराबर 26 इंटू 25 इंटू 100 अपॉन 63 इंटू 17। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 25 625 और 650 इंटू 100 अपॉन 63 इंटू 17 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1071 ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी इज इक्वल टू नीचे दिख रहा है, ठीक है, एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6500 अपॉन 1071। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो एम बी की वैल्यू जो आएगी है ना, इसको नीचे लिख देना आप, एम बी इज इक्वल टू डिवाइड करते हैं 60.69 ग्राम पर मोल है ना, एम बी की वैल्यू ये। क्लियर, ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम एम बी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।